तो भाई लोग, आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जनरली दो क्वेश्चंस तो पक्का ही आते हैं, कभी कभार तीन क्वेश्चंस भी देखा गया है। सो एक बार नज़र डाल लेते हैं प्रीवियस ईयर्स में क्या 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 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। सो 2021 में देयर वर टू क्वेश्चंस, वन फ्रॉम डायरेक्ट फार्मूला सीपी माइनस सीवी आर, दूसरा एक मिक्स क्वेश्चन था जिससे डेल्टा यू और डेल्टा एस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन था। 2022 में देयर वाज अ सिंपल वर्क ग्राफ क्वेश्चन, ग्राफ से वर्क डन कैलकुलेशन। 2023 में देयर वाज एन एंथैल्पी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। 2024 में प्रोसेस का एक क्वेश्चन था, एंट्रोपी का एक क्वेश्चन था और वर्क कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन था। 2025 में हैश लॉ का इम्प्लीमेंटेशन था, डेल एज कैलकुलेशंस के लिए बोला गया था। हमें अभी प्रेडिक्ट या डिस्कस करना है कि 2026 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे और जहाँ से क्वेश्चंस पूछने की चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो पहले पूरे चैप्टर्स का एक रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स एज मैं क्लास में बहुत बार तुम लोगों को रिवाइज करवा चुका हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में दो लोग होते हैं। एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग, ठीक है। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। और इसी के स्टडी को ही, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ, उसके वजह से सिस्टम के टेम्परेचर में कुछ फर्क पड़ा क्या, एनर्जी में कुछ फर्क पड़ा क्या, यही सब स्टडीज को ही थर्मोडायनेमिक स्टडी बोलते हैं। वैसे चैप्टर सिंपल है। अब देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम से। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लियर रखना, ये कॉन्सेप्ट इजी है वैसे। एक था ओपन, जिसमें एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज होता है। एक था क्लोज्ड, लेकिन नॉर्मल कंटेनर, स्टील का कंटेनर हो, कॉपर का कंटेनर हो, नॉट इंसुलेटेड, तो इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज तो हो जाता है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो पाता। एक है क्लोज कंटेनर और वॉल में इंसुलेशन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन सिस्टम है। एक है ओपन, ओपन में मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है। क्लोज में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है, मास नहीं होता। आइसोलेटेड में ना मास एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये, और मतलब बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। इसको छोड़ के बाकी दुनिया नहीं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स इज सराउंडिंग। और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, ये वॉल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री भी दो तरीके के थे। एक था बेसिकली डायाथर्मिक, डायाथर्मिक दूसरा था एडियाबेटिक। एडियाबेटिक दो तरीके के बाउंड्री थे। तो सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, बाउंड्री दो तरीके के होते हैं। जो नॉर्मल स्टील कंटेनर है वो मतलब बेसिकली डायथर्मिक बाउंड्री होता है, जिसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो सकता है। और एक जो हम लोग थर्मोफ्लस वगैरह यूज करते हैं, है ना, उसको एडियाबेटिक बाउंड्री बोलते हैं, जिसके थ्रू हीट एक्सचेंज नहीं होता, ठीक। अब समझो, मैंने एक वर्ड अभी नया इंट्रोड्यूस करवाया है तुम लोगों को, हीट। हीट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास में बहुत बार बोला कि एनर्जी जो होता है उसको एक्सचेंज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हीट, जैसे हमारे बातें करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, व्हाट्सअप होता है, कॉल होता है, मैसेज होता है, फेसबुक होता है। वैसे एनर्जी एक्सचेंज करने के तरीके होते हैं, एक को हीट बोलते हैं, दूसरे को वर्क बोलते हैं, ठीक है। हीट कब पिक्चर में आएगा, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। मान लो सिस्टम 80 डिग्री सेल्सियस में है, सराउंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस में है। अब क्या होगी, ही एनर्जी एक्सचेंज होगा, किस मोड से होगा, हीट से होगा, हीट के थ्रू होगा। हीट एनर्जी नहीं होता, हीट एनर्जी ट्रांसफर करने का बस एक तरीका होता है, ठीक है। अब अगर हीट के थ्रू एनर्जी एक्सचेंज ना हो रहा हो, बाकी जिससे भी हो रहा हो उसको वर्क बोलेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कि एक कंटेनर है,
उसको चम्मच से घोल लिया, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्क वर्क करने से भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये है एक ये है वर्क का एग्जांपल। जनरली हमारे सिलेबस में तो दो ही वर्क बेसिकली इंपॉर्टेंस रखता है। कैसा कैसा वर्क, हमारे सिलेबस में कंटेनर में पिस्टन होगा जो कि मूवेबल होगा। इसको नीचे धक्का दोगे, मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग ने काम किया, बाहर से धक्का मिला, है ना, सराउंडिंग ने काम किया, तो उसको वर्क डन बाय द सराउंडिंग बोल सकते हो। लेकिन हम जनरली सिस्टम वर्क यूज, सिस्टम वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर नीचे से धक्का लगे, ठीक है, मतलब सिस्टम ने काम किया, तो उसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है, बाहर से धक्का तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अंदर से धक्का तो वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर, चलो इतना हो गया रिवाइज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने के चांसेस होती है, वो होती है तुम्हारे बेसिकली इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने की चांसेस होती है। इंटेंसिव मैंने कैसे याद रखने के लिए, इन वर्ड है ना, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। एक्सटेंसिव क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल मास, इतने बड़े पत्थर का मास जो होगा, उसका आधा काट लो, इतने बड़े आधा वाला पत्थर का जो मास होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब अमाउंट से मास चेंज हो जाता है, तो वो अमाउंट पे डिपेंडेंट है, एक्सटेंसिव। लेकिन मान लो इंटेंसिव क्या होता है, डेंसिटी। पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, चाहे तुम 1 लीटर पानी लो या आधा लीटर पानी लो, डेंसिटी चेंज नहीं होता, तो उसको इंटेंसिव बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के एग्जांपल्स अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और एक बात समझ लेना, कोई प्रॉपर्टी अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो से बनता है, वो हमेशा इंटेंसिव होता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, रेशियो जो हो जाता है वो होता है इंटेंसिव। डेंसिटी, डेंसिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। मैंने कॉपी में अच्छे से लिस्ट करवा दिया है, तो ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो चीज हमें समझना होता है वो होता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, पहली बात तो समझो। ठीक है, पहली बात तो समझो प्रोसेस क्या होता है। मान लो एक कोई भी ग्राफ ले लो, पीवी ग्राफ ले लो। एक सिस्टम है जो कि इस स्टेट में है, S1, इस स्टेट से वो S2 स्टेट में आ गया। अब S1 से S2 वो कोई रास्ता लिया होगा, मान लो ऐसे आ गया, इस रास्ते का नाम ही प्रोसेस होता है। रास्ता कुछ नहीं होता, रास्ता इज नथिंग बट इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो प्रोसेस क्या है, इट इज द पाथ थ्रू विच अ सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट। ठीक है, क्लियर। और उसी के साथ तुम लोग और एक चीज रिवाइज कर लेना, जो कि है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, है ना, स्टेट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं वो रिवाइज मार लेना। क्लियर है, स्टेट वेरिएबल का ही जो दो पार्ट होता है वो होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव बेसिकली। अब देखो स्टेट वेरिएबल के अलावा और क्या होता है, पार्ट फंक्शंस होते हैं। पार्ट फंक्शंस हमारे सिलेबस में, पार्ट फंक्शंस जो होता है वो होता है हीट और वर्क। हीट और वर्क जो होता है वो पार्ट फंक्शंस होता है, वो रास्ते पे डिपेंडेंट है। लेकिन स्टेट वेरिएबल का चेंज रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या समझे, तुम रास्ता ये ले लो या ये ले लो, स्टेट वेरिएबल का चेंज मान लो डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा एनर्जी, है ना, ये सब कौन से रास्ते से जा रहे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से डिपेंडेंट है। लेकिन हीट और वर्क इस दोनों रास्ते में क्या होगा, अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी कॉपी में अच्छे से रिवाइज कर लेना ये चीजें। अब नेक्स्ट क्या हो गया, मैंने प्रोसेस का डेफिनेट प्रोसेस समझाया। अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस तुम लोगों को याद होगा। तो सबसे पहला टाइप ऑफ प्रोसेस था आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लास्ट वाला है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता।
हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। और एक कॉन्सेप्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट अ टाइप्स ऑफ प्रोसेस बट इट्स अ कॉन्सेप्ट। मान लो तुमने S1 स्टेज से शुरू किया, उससे तुम S2 में आ गए, उससे तुम फिर से S3 में आ गए, और घूम फिर के फाइनली S1 में आ गया। तो ये जो फाइनल पूरा प्रोसेस होगा, इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो कभी भी साइक्लिक प्रोसेस हुआ का मतलब क्या है? वो पहले स्टेज जहां से शुरू किया था वहीं पे पहुंच गया, तो स्टेट चेंज ही नहीं हुआ, तो कोई भी स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा पी का जीरो, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू या डेल्टा ई एक ही बात है, इंटरनल एनर्जी जीरो, है ना? तो जितने भी स्टेट वेरिएबल होंगे वो कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन हो सकता है और हीट एक्सचेंज भी हो सकता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। कभी कभार हो सकता है जीरो भी हो जाए, लेकिन हमेशा जीरो होगा जरूरी नहीं है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, साइक्लिक वर्ड डालते ही सारे स्टेट वेरिएबल का डेल्टा जीरो हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक ही कॉन्सेप्ट है, याद रखना, एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और कुछ देखना ही नहीं है। कभी भी एक्सटर्नल प्रोसेस की वैल्यू गिवन हो या एक्सटर्नल प्रोसेस कांस्टेंट लिख के रखा हो, माइंड में इरिवर्सिबल प्रोसेस ला देना। और इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर तुम लोगों ने मेरे क्लास नोट्स फॉलो किया, लेक्चर्स फॉलो किया है, तो स्टोन वाला प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो सैंड दे देने के करने वाला प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना? प्रोसेस फास्ट होता है बेसिकली, ठीक है? और सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। तो दीज आर द, और इसमें ग्राफ भी ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। दीज आर द बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एक एक सेंड डालने से बनता है। तो ये स्लो प्रोसेसेस होता है, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहता है, ग्राफ बना पाते हैं, है ना? और इसमें एक बात याद रखना, कभी भी पी एक्सटर्नल का वैल्यू चेक करने जाओ और पी इंटरनल का वैल्यू चेक करने जाओ, ये दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल दिखाई देगा कोई भी पॉइंट पे तुम चेक करो तो। लेकिन वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होता, ठीक है? दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारा होता है ग्राफ, पीवी ग्राफ। ग्राफ कन्वर्शन वैसे फिजिक्स में पढ़ाया ही होगा। पीवी जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो एरिया होता है, वी एक्सिस में जो एरिया होता है वो तुम्हें वर्क डन की वैल्यू देती है, वर्क डन की वैल्यू देती है। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, डिपेंड्स। वो बेसिकली एक्सपांड हो रहा है कि कंप्रेस हो रहा है। एक्सपांड का मतलब क्या है? मान लो ये सिस्टम है, वो एक्सपांड कब होगा? जब ये ऊपर जाएगा, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होने से एक्सपांड, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होने का मतलब कंप्रेस, वॉल्यूम कम हो जाना, सिस्टम की वॉल्यूम कम हो जाना। अगर इसका एरो मैं वैसे दे दूं तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन है, मतलब वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होता है, ठीक है? अगर मैं एरो उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब कंप्रेशन, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। ये दोनों याद रखना। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सराउंडिंग काम करता है, सिस्टम को काम नहीं करना पड़ता। तो सिस्टम को काम नहीं करना पड़ता, उसको एनर्जी का फायदा होता है। तो कभी भी सिस्टम को एनर्जी का फायदा होता है, केमिस्ट्री में उसको पॉजिटिव माना जाता है। जैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये दोनों पॉजिटिव है, याद रखना। तो ग्राफ से क्वेश्चन आ सकती है। और एक क्वेश्चन वैसे अभी तक तो आया नहीं 5 साल में, लेकिन पूछा जा सकता है। देखो क्या होता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का जो एक क्वेश्चन आता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के वर्क डन से कभी कभार क्वेश्चन आते थे पहले जेडब्ल्यू में। तो नीट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कैसे ग्राफ दे, डब्ल्यू रिवर्सिबल बड़ा होता है कि डब्ल्यू इरिवर्सिबल बड़ा होता है, ये एक कॉमन क्वेश्चन आता था पहले। देखो ध्यान से समझना, दो दो केस में मैं बता देता हूँ। मान लो ये है तुम्हारा ग्राफ, है ना? S1 इधर है, S2 इधर है,
पीवी ग्राफ है। तो S1 जो पहला स्टेट है उसको 1 बोलते हैं, मतलब ये ऐसे जा रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन मतलब वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो जो इसका जो वर्क डन होगा तो वो होगा एरिया अंडर द कर्व, वी एक्सिस में ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये है एरिया इनसाइड द कर्व, ठीक है। ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये है रिवर्सिबल प्रोसेस का एरिया। अगर हम इसके ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते, सिर्फ S1 और S2 दे देते, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता। और याद रखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो फाइनल प्रेशर होता है जहाँ S2 में जहाँ पे जाके रुकता है, वही प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ये वाला प्रेशर ही एक्सटर्नल प्रेशर होता है, याद रखना ये चीज, पी एक्सटर्नल। तो और इरिवर्सिबल प्रोसेस का हम लोग अभी जाके थोड़ा देर बाद देखेंगे, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है तो पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल भी होता है ना। पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो ये है पी एक्सटर्नल इतना है, पी एक्सटर्नल इतना हाइट है, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम है। तो इतना सा एरिया हो जाएगा बेसिकली इरिवर्सिबल का। क्लियर है? क्या प्रोसेस के लिए, एक्सपांशन के लिए। अब देखो इसका जो इधर मतलब बेसिकली ग्राफ से पता ही चल रहा है कि रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड तो मतलब बेसिकली ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, लेकिन आगे माइनस लगेगा बिकॉज वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, है ना। तो ये वैल्यू ज्यादा है, आगे माइनस लग जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्ट वर्क डन बाय ये वर्क डन इन द रिवर्सिबल बड़ा कि इरिवर्सिबल बड़ा पूछूं, तो वर्क डन इरिवर्सिबल बड़ा हो जाएगा बिकॉज साइन इज नेगेटिव। यही चीज हम लोग समझते हैं कि भैया कंप्रेशन के लिए कैसा होगा। कंप्रेशन मतलब नीचे S1 है मान लो, और ये S2 है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना। इसमें भी ये फाइनल प्रेशर है, तो पी एक्सटर्नल इधर इधर हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ग्राफ है, ग्राफ है तो शेडेड एरिया ये हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ग्राफ नहीं है, सिर्फ S1 और S2 है। S1 और S2 है मतलब फाइनल प्रेशर जो होगा पी एक्सटर्नल, वो इस बार फाइनल प्रेशर हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। और डेल वी वॉल्यूम चेंज यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, दो साइड का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इस बड़े रेक्टेंगल का बेसिकली एरिया। इस बार क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा है रिवर्सिबल से, है ना। ऊपर से कॉम्प्रेशन है, वर्क डन ऑन द गैस से पॉजिटिव है, तो इस बार भी डब्ल्यू रिवर्सिबल जो है इरिवर्सिबल से छोटा ही आएगा। तो याद रखना, कभी अगर सिंपल पूछे वोगडन इरिवर्सिबल बड़ा होता है कि वोगडन रिवर्सिबल, आंसर इज वोगडन इरिवर्सिबल। लेकिन ये भी याद रखना कि कंप्रेशन में तो मैग्नीट्यूड ही बड़ा होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सपांशन में रिवर्सिबल की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है, लेकिन वोगडन नेगेटिव होने की वजह से इरिवर्सिबल को ज्यादा वर्क माना जाता है। क्लियर? तो ये टॉपिक से हो सकता है तुम्हें क्वेश्चंस पूछे, ये टॉपिक को हल्का सा याद रखना। बाकी हमारा क्या मोटिव था इस चैप्टर का, इस चैप्टर में एनर्जी एक्सचेंज होता था। उसके दो ही तरीके थे, वर्क और हीट। तो वर्क और हीट को अच्छे से पढ़ने से हमें एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। क्लियर? तो देखो वो सबसे पहले वर्क को समझो। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को अलग अलग से समझो। तो सबसे पहला जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो इरिवर्सिबल के लिए है। इरिवर्सिबल कैसे पता चलेगा, एक्सटर्नल प्रेशर दिया रहेगा, नहीं तो कांस्टेंट रहेगा, तो फॉर्मूला आएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला है। तो जैसे जनरली प्रेशर एटमॉस्फेयर में रहेगा, वॉल्यूम लीटर में रहेगा, तो एटमॉस्फेयर लीटर है। तो ये भी याद रखना, 1 एटमॉस्फेयर लीटर को अगर जूल में लेके जाना है, मल्टीप्लाई पे 101 कर देना तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज होगा जहाँ पे एटमॉस्फेयर लीटर कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ग्राफ है, ग्राफ मतलब ग्राफ रूल्स भी फॉलो करता है ना। तो रूल्स फॉलो करता है मतलब या तो आइसोथर्मल होगा, आइसोबैरिक होगा, आइसोकोरिक होगा, नहीं तो एडियाबैटिक होगा। तो सबसे पहले वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ऐसे डब्ल्यू छोटा सा वी लिखता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ना थक ना एक्सपांशन हुआ ना कंप्रेशन, तो क्या हुआ, वर्क डन जीरो हो गया। नेक्स्ट है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का सिंपल फॉर्मूला है माइनस पी डेल्टा वी। ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये इंटरनल प्रेशर है, वही डिफरेंस है, इसमें भी ये कन्वर्शन काम आएगा। नेक्स्ट इज वर्क डन आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से फॉर्मूला होता है 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2/V1, नहीं तो और एक फॉर्मूला होता है -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ
P1/P2 प्रेशर होने से उल्टा हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इनवर्सली है। लास्ट वाला जो एडियाबेटिक का फॉर्मूला है जहाँ पे Q0 होगा, वो होगा, इस फॉर्मूले की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, कभी इससे क्वेश्चंस नहीं पूछते। P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा-1, गामा तुम लोग पढ़े हो केटीजी में, फिजिक्स में, है ना, पॉइजन रेशियो। P2V2 के जगह कोई कोई ये फॉर्मूला भी यूज करता है, Nr(T2 माइनस Nr(T1) अगर गैस आइडियल हो, P इक्वल टू Nrt डिवाइडेड बाय गामा-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इतना यूज नहीं होता। क्लियर? तो वर्क डन के सारे फॉर्मूले रट लो, एकदम रट लो। क्लियर है? वन मोर चीज, जब भी बेसिकली आइसोथर्मल की वर्क डन की बारी आई, आर की वैल्यू जूल में चाहिए, तो 25/3 पुट करना है अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेशन आसान होगा। टेम्परेचर जनरली 300 केल्विन ही रहता है, कभी कभार 25 डिग्री सेल्सियस बोलता है, 298 केल्विन होता है, उसको 300 मान के करो, कोई बात नहीं, आसपास वाले आंसर्स आ जाएंगे। अगर कैलोरी में है आंसर तो आर की वैल्यू 2 पुट करना, एटमोस्फेयर लीटर में है तो आर की वैल्यू 0.0821 पुट करना होता है, बट 1/12 पुट करना। ठीक है? क्लियर? तो ये चीजें भी बताया गया था क्लास में। तो वर्क डन के सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। दूसरा क्या समझना है हम लोगों का, क्या था, एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज था। वर्क डन के चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट हीट है। तीन तरीके के हीट होते थे, एक है हीट कैपेसिटी दैट इज सी, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज एस, एक है मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज सी एम। ठीक है? तो जो टोटल हीट होता है वो होता है सी डेल्टा टी, नहीं तो एम एस डेल्टा टी, नहीं तो एन सी एम डेल्टा टी। अगर सी एम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, अगर कंडीशन आइसोकोरिक हो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी लिख लो। सी वी ही सी एम ही है, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको लिख लो एन सी पी डेल्टा टी। इसका भी एक बार कॉपी रिवाइज कर लेना। तो हीट बेसिकली डायरेक्टली क्यू ना दे के तुम्हें सी एस या सी एम दे दिया जा सकता है, उससे तुम्हें टोटल हीट निकालना पड़ सकता है। अब देखो, हीट हो गया, वर्क हो गया, तो एनर्जी एक्सचेंज के दो तरीके समझ में आ गए। तो कितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ होगा वो भी कैलकुलेशन हो जाएगा फिर अभी, है ना। तो बिफोर गोइंग टू द कैलकुलेशन, सबसे पहले जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लेना। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जीरो लॉ क्या बोलता है, अगर ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम है, बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर भी सेम है, बोलते हैं इसको थर्मल इक्विलिब्रियम, तो 100% ए और बी का टेम्परेचर भी सेम होना पड़ेगा। दिस इज नोन एज जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही बेसिक है ना। इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता जनरली, लेकिन कभी कभार स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है इनमें से कौन से जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि अगर एनर्जी चेंज होगी कभी, जिसको मैं डेल्टा यू लिखूंगा, कभी कभार इसको डेल्टा ई भी लिखते हैं, तो एनर्जी चेंज करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हीट हो सकता है या तो वर्क हो सकता है, या तो दोनों मिलके हो सकता है। तो जो भी एनर्जी चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हीट और वर्क ही बेसिकली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एकदम सिंपल। अब डेल्टा यू हो सकता है गिवन हो, डेल्टा यू हो सकता है बहुत सारे तरीके से हो, बहुत सारे तरीके से कॉन्सेप्चुअली गिवन हो, है ना। साइक्लिक प्रोसेस दे दे, यू इज अ स्टेट वेरिएबल, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दूसरा एक, ये सब के लिए वैलिड है, ऑल प्रोसेस के लिए वैलिड है। दूसरा जो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, ये भी सब प्रोसेसेस के लिए काम करती है। सीवी देख के मत समझना कि आइसोकोरिक के लिए है ना। यू इज अ स्टेट वेरिएबल, है ना, तो उसको रास्ते से इतना मतलब भी नहीं है, तो उसको इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है। एनसीबी डेल्टा इज फॉर ऑल प्रोसेस प्रोवाइडेड मोल्स नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, जिस जिस सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हो, उस सिस्टम में अगर गैस है, गैस के मोल्स कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला सब के लिए, सब ऑल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? अब चलते हैं फर्स्ट लॉ अलग अलग प्रोसेस के लिए कैसा कैसा दिखेगा। सबसे पहला वाला प्रोसेस आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के लिए फर्स्ट लॉ कैसा दिखेगा, रटना नहीं है दोस्तों। आइसोकोरिक में क्या होता था, इन तीनों में से वर्क डन जीरो हो जाता था, तो डेल्टा यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू।
क्यू को एनसीवी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो इसी से तो डिराइव हुआ, लेकिन ये आइसोकोरिक से डिराइव जरूर हुआ, लेकिन ये ऑल प्रोसेस के लिए काम कर जाता है बिकॉज इसमें कोई भी पार्ट फंक्शंस नहीं है। क्लियर? चलो आइसोकोरिक के लिए ये हो गया। दूसरा चीज आइसोथर्म आइसोथर्मल के लिए कैसा होगा? आइसोथर्मल आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस फॉर्मूले से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। फर्स्ट लॉ से क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है? यह है आइसोथर्मल का कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल में एनर्जी चेंज नहीं होता है ना, अगर मोल्स कांस्टेंट रहे तो एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक है टेम्परेचर, एक है मोल्स। जनरली हम मोल्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो एनर्जी का सीधा कनेक्शन टेम्परेचर के साथ ही होता है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, अगर अमाउंट फिक्स है तो। आइसोथर्मल हो गया। नंबर 3 एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि क्यों हीट एक्सचेंज नहीं होती। हीट एक्सचेंज नहीं होती तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअली साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, समझ में आ ही गया होगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो अगेन की यूज माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस का फॉर्मूला जो है वो सेम सेम ही दिखेगा। अगर आइसोलेटेड प्रोसेस की बात करें, आइसोलेटेड आइसोलेटेड मतलब लेना देना ही नहीं है दुनिया से, तो भैया डेल्टा यू भी जीरो, क्यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो। ठीक है? तो ये है फर्स्ट लॉ के डिविजन्स। क्लियर? फर्स्ट लॉ के डिविजन्स क्लियर हो गए तुम लोगों के? ओके। और यूनिट ध्यान रखना, जूल में है तो वर्क भी जूल में होना चाहिए, हीट भी जूल में होना चाहिए, कैलोरी में है तो कैलोरी में होना चाहिए। सारे कन्वर्शंस अच्छे से पढ़ के जाना। ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्या है? इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है वो भी समझ लो। एंथैल्पी इज एच, चेंज इन एंथैल्पी इज डेल एच। देखो दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हीट एब्जॉर्ब कर जाता है। दूसरा है एक्सोथर्मिक जो कि हीट रिलीज कर जाता है, रिलीज, हीट रिलीज करता है। मान लो कंबशन हो गया कार्बन का, कोई हाइड्रोकार्बन का CxHy का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, इससे क्या होता है? हीट रिलीज होता है। हीट हीट इज अ मतलब बेसिकली हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना? तो हीट के थ्रू एनर्जी मिल रहा है। अगर कोई रिएक्शन से एनर्जी मिल रहा है तो भैया वो तो बहुत बढ़िया चीज है, पूरा दुनिया एनर्जी से ही चल रहा है। उस हीट का अगर कैलकुलेशन कर पाओ तो उसी हीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, मशीन चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, है ना? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है वो होता है NCP डेल्टा टी, है ना? तो जो डेल एच है दैट इज नथिंग बट हीट गेन या लॉस एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट गेन या लॉस एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच बोलते हैं। डेल्टा यू हम लोगों ने पढ़ा था हीट ही होता है लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज वर्क डन जीरो होता है। तो डेल्टा यू इज ऑल्सो नोन एज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच इज ऑल्सो नोन एज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मैक्सिमम जो रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर में होता है, तो डेल एच इसलिए काम का चीज होता है ना? तो फिर से बोल रहा हूँ, डेल यू इज नोन एज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच इज नोन एज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कभी कभार हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे देगा, तुम लोग हीट सोचते रह जाओगे, लेकिन उसका वैल्यू एक्चुअली डेल्टा यू का दिया हुआ है। क्लियर? तो एनसीपी डेल्टा टी, डेल एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। डेल यू क्या था? एनसीवी डेल्टा टी। ऐसे ऐसे रिलेट करो। ये भी क्या ऑल प्रोसेस के लिए काम करता है, ये भी ऑल प्रोसेस के लिए काम करता है, लेकिन दोनों का कंडीशन क्या है? मोल्स चेंज नहीं होना चाहिए, मोल्स चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? कभी भी कोई रिएक्शन होगा मोल्स तो चेंज होगा ही होगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके एमोनिया बनाता है ना? उसके स्टोइकियोमेट्री देख लो, मोल्स तो चेंज होगा ही, है ना? रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मोल्स अलग अलग होंगे। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। देखो इनिशियली मोल्स इसका एक लिया, इसका चार, तीन लिया, तो टोटल 4 मोल्स लिया इनिशियली। फाइनली कितने मोल्स मिले? 2 मोल्स मिले। तो मोल्स चेंज होगा, कभी भी कोई रिएक्शन होगा मोल्स चेंज होगा। तो डेल एच और डेल यू के वो एनसीवी डेल्टा टी और एनसीपी डेल्टा टी वाले फॉर्मूले काम ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो नया फॉर्मूला है डेल एच का,
डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी। रट लो, ये डेल एच का ही नहीं डेल यू का भी फॉर्मूला है। तो कोई एक गिवन होगा, दूसरा पूछ लेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हर कोई भी इस चीज के लिए काम करता है ना। लेकिन अगर आइडियल गैस हो तो और एक फॉर्मूला मिलता है, पीवी की जगह एनआरटी लिख के, डेल यू इज प्लस आर टी डेल्टा एन जी। जनरली क्या होता है, रिएक्शन में मोल्स चेंज होता है तो डेल्टा एन, टेम्परेचर फिक्स रहता है तो टी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है। दिस इज द मोस्टली यूज फॉर्मूला फॉर डेल एच। मतलब रिक्वेशन में अगर तुम्हें रिएक्शन दिखाया है, रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एच पूछा है, तो माइंड में यही फॉर्मूला आना चाहिए। बस रियल गैस वर्ड लिखा ना हो, रियल गैस वर्ड लिखा नहीं रहता, रियल गैस वर्ड लिखा है तो इस फॉर्मूले में चला जाना पड़ेगा, फिर पी और भी ढूंढना पड़ेगा। जैसे जनरली क्या देता है, रिएक्शंस देने से हमें डेल्टा एन मिल जाएगा। डेल्टा एन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। जैसे अभी जो रिएक्शन किया था N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इस रिएक्शन में क्या था, फाइनल डेल्टा एन कैसे निकालोगे, वो भी गैस का, तीनों ही गैस है, कोई टेंशन नहीं। फाइनल है 2 माइनस इनिशियल कितना है 3 प्लस 1 4, तो इसकी डेल्टा एन जी होता है -2। डेल्टा एन जी प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो दिस इज द वाइडली यूज फॉर्मूला फॉर डेलिच, याद रखना। ठीक है, तो एंड डेलिच हो गया। डेलिच क्या क्यों काम करता है, डेलिच जो होता है हीट के बारे में बताता है एट कांस्टेंट प्रेशर। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द मशीन्स का जो बेसिकली कंबशन रिएक्शंस है कांस्टेंट प्रेशर में ही काम करती है। क्लियर। तो डेलिच हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, डेलिच भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ क्यों क्यों पढ़ना पड़ा, देखो, कोई कोई एनवायरमेंट में कोई प्रोसेस खुद से हो जाता है और उस एनवायरमेंट में मतलब बेसिकली कोई प्रोसेस नहीं होता। क्लियर है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो सारे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब कुदरत का करिश्मा ही बोल लो, कोई कोई प्रोसेस खुद से हो जाता है, कोई कोई प्रोसेस नहीं होता और उसको जबरदस्ती भी नहीं कर पाते। जो प्रोसेस खुद से हो जाता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो प्रोसेस खुद से नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में जानने के लिए हमें अब दूसरा वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी which is stated by the symbol basically basically वेरिएबल s। ठीक है। अब डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस इज नथिंग बट क्यू बाई टी होता है, लेकिन क्यू जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एक फॉर्मूला काम करता है ना। क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये सिंपल डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर क्यू नहीं है, क्यू नहीं है मतलब क्या प्रोसेस है, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो हो जाएगा और डेल एस जीरो हो जाएगा। सबसे पहला चीज ये याद रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जो होगा जीरो होगा, अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो। क्लियर है। दूसरा चीज, डेल्टा एस क्या काम का है, डेल्टा एस हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। कैसे बताता है, अगर डेल्टा एस की वैल्यू, देखो दो चीजें होता है, एक है सिस्टम होता है, एक है सराउंडिंग होता है। एक जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के होता है, और मिला के दोनों को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स इज नथिंग बट सिस्टम और सराउंडिंग का जो है समेशन है। अब क्या होता है, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर। अब मतलब बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर काम करती है। अब क्या होता है, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव हो जाए, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाए, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। किसकी डेल्टा एस, सिस्टम की सराउंडिंग की। सिस्टम का हो सकता है ग्रेटर देन जीरो, हो सकता है लेस देन जीरो, सराउंडिंग का हो सकता है ग्रेटर देन जीरो, हो सकता है लेस देन जीरो हो, लेकिन दोनों का समेशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ना चाहिए, तभी जाके एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ये चीज याद रख लो। अब डेल्टा एस का लंबा दो फॉर्मूला होता है, डिराइव करके दिया भी था, अभी अभी डिराइव नहीं कर रहे। एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, एक फॉर्मूला है। अगर प्रेशर यूज करोगे डेल एस इज इक्वल टू एन सी पी, सी बी की जगह सी पी,
ln T2/T1 इधर तक तो सेम है, प्लस nr ln P1/P2 हो जाता है, ये चीज चेंज हो जाता है, V2/V1 की जगह P1/P2। अब मैंने अलग अलग प्रोसेस के लिए फॉर्मूला बोला था, कैसे? मान लो आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो V1/V2 1 होगा, ln1 0 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। आइसोबैरिक में ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर इतना हो जाएगा। आइसोथर्मल के लिए दो फॉर्मूले मिल सकते हैं, इस फॉर्मूले के यूज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, इस फॉर्मूले के यूज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल एस की वैल्यू जीरो होती है, ये सब फॉर्मूले से नहीं, बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करो, डेल एस इज इक्वल टू Q/T से कर लो। क्लियर है? लास्ट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आता है, देखो डेल एस क्या था, हीट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो डेल हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो डेल क्यू के जगह हम डेल एच लिख सकते हैं, तो डेल एस इज इक्वल टू डेल एच बाई टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है? प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, है ना, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, मोस्टली यूज फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है ना। तो बेसिकली उससे डेल एस निकाला जा सकता है, जैसे आइस गल गया, पानी आइस बन गया, वैसे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होता है सबसे ज्यादा। क्लियर? तो ये यहां तक हो गई अपनी एंट्रोपी के बारे में बातें। ठीक है, नेक्स्ट जो चीजें पढ़, एंट्रोपी के प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेना, है ना। मैंने नोट्स में दिया है, जैसे वॉल्यूम बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाता है, एंट्रोपी इज रैंडमनेस, है ना। टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाता है, मोल्स बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाता है। क्लियर है? गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज़्यादा होता है, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है? क्लियर? अब देखो, अगर एक बहुत परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड है, टेम्परेचर जीरो हो जाए, जीरो केल्विन हो जाए, तो इसकी कोई एंट्रोपी नहीं होती, उसकी एस इज इक्वल टू जीरो होती है। इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज मैंने कॉपी में अच्छे से लिख के दिया है, अच्छे से पढ़ो। प्रॉपर्टीज से ज्यादा क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन से, है ना। कैलकुलेशंस डेल्टा एस की इतनी नहीं पूछा जाता, प्रॉपर्टीज से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, डेल एस से। लास्ट वाला चीज है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी जी, जी क्या होता है, जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है? तो क्या होता है, एक सिस्टम, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, उससे एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, काम में लगाएंगे, मशीन चलाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा जो हीट से हमें एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी हम तक आती ही नहीं, बिकॉज उसका थोड़ा बहुत जो होता है सिस्टम अपने एंट्रोपी चेंज करने में यूज कर लेता है। तो बेसिकली जो यूजेबल हीट है, जो कि हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट अमाउंट इज नोन एज डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज नथिंग बट टोटल हीट माइनस हीट विच इज वेस्टेड इन एंट्रोपी चेंज विच इज नोन एज टी डेल एस। अब डेल्टा जी क्या काम का है, डेल्टा जी ये सारे सिस्टम के कैलकुलेशन है, इस फॉर्मूले में कोई सराउंडिंग का यूज ही नहीं होता, ये भी सिस्टम का है देखो, ये भी सिस्टम का ही देखो, डेल एस भी सिस्टम का ही देखो। सिस्टम क्या है, कन्फाइंड है, सिस्टम की कैलकुलेशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब देखो, जो स्पॉन्टेनिटी हम लोग डेलस से निकाल रहे थे, उसमें यूनिवर्स का कैलकुलेशन चाहिए, तो वो थियोरिटिकली तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना यूजेबल नहीं होता। तो फिर से स्पॉन्टेनिटी का आंसर लाने के लिए डेल जी हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, याद है तुम लोगों को कि भैया जो डेलस था, डेलस क्या होता था, पॉजिटिव होता था, वो भी यूनिवर्स का। डेल जी उल्टा है, डेल जी ऑफ द सिस्टम अगर नेगेटिव हो जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। डेल जी ऑफ द सिस्टम अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। याद रखना इसका। अब डेल जी नेगेटिव कौन कौन से केस में होगा, एक टेबल है, डेल एच का, डेल एच का, और डेल्टा एस का, और डेल्टा जी क्या आ जाएगा। डेल एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, तो डेल जी 100% नेगेटिव ही निकलेगा। रिमार्क में वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। डेल एच अगर प्लस है, डेल एस अगर नेगेटिव है, तो डेल जी हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो प्रोसेस काम कभी भी होगा नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है?
दोनों ही अगर नेगेटिव है तो वो जो प्रोसेस है लो टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, हाई टेम्परेचर में नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो हाई टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, लो टेम्परेचर में नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। प्लीज रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है। तो ये है डेल जी के क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है ये टेबल, अच्छे से रट के चले जाओ, इतना सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए। डेल जी के क्वेश्चन आएंगे तो इसी टेबल से लेना देना होगा, ठीक है। तो थर और एक डेल जी का होता है, डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो डेल जी नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी रट के रख दो, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिक्सिंग क्वेश्चन हो सकता है ना। इक्विलिब्रियम डेल जी के जगह डेल एच माइनस टी डेल एस भी लिखना पड़ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ जाए कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ हमेशा याद रखना, कभी भी कोई इक्वेशन मिले तो उसके ग्राफ हमेशा दिमाग में रखना कि इससे ग्राफ भी ड्रॉ हो सकता है। तो लास्ट जो चीज है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का तो क्या है, सारे डेफिनेशंस है। तो मैं सारे डेफिनेशंस को फॉलो करने के लिए, सारे डेफिनेशंस को रिवाइज करने के लिए सजेशन दूंगा। नेक्स्ट चीज, अगर कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इसकी अगर डेल एच निकालना होता है, सबके फॉर्मेशंस गिवन होते हैं तो थोड़ा सा याद कर देता हूँ। अगर ये सबके इंडिविजुअल फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। कंबाशंस गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। बहुत एंथैल्पीज गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही होता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करा के रखे हैं हम लोगों ने बेसिकली तुम लोगों को कॉपी में। तो प्लीज रिवाइज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यूजिंग हैश लॉ, यूजिंग हैश लॉ, मैंने क्या बोला था, सिंगल सोर्स ढूंढने के लिए बोला था, एक लाइन में जैसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने करने के लिए बताया था, तो उसका एक बार रिवीजन कर लेना। और लास्ट में बॉर्न हैबर साइकिल भी रिवाइज कर लेना जो कि कॉपी में मैंने दिया है। इससे हालांकि क्वेश्चंस नीट में नहीं आते हैं जनरली, लेकिन क्या पता कभी पूछ ले, तो ये दोनों चीज अच्छे से रिवाइज कर लेना। थर्मोकेमिस्ट्री वाले सारे डेफिनेशंस होता है। इसमें से और एक इंपॉर्टेंट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो होता है -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। एक भी वीक हो जाए तो इसकी मैग्नीट्यूड घट जाएगी, मान लो -50.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आ गया। ये जो घट गया, कितना घट गया, 7 घट गया। ये 7 इज यूज फॉर आयोनाइजेशन या बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ द वीक एसिड और बेस। ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन इतना ही है। अच्छे से इसको रिवाइज करो, कॉपी के सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। उसके बाद जो अपना है ट्रैकी और प्रिपरेशंस के क्वेश्चंस करो along with archive क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चंस होता है। यस, यू आर गुड टू गो, अच्छा होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले रिविजन्स में।